नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे और रिवीजन भी आपका अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, देखिए वीडियो वीपीटी एग्जाम, पटवारी एग्जाम, पुलिस का एग्जाम, जो भी आगामी आपके एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड के या फिर किसी भी स्टेट के, तो यहाँ पे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो कि आज हमारा 9th पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम 8 पार्ट कर चुके हैं। लिस्ट में आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की ये वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आपने इससे पहले भी देखा होगा, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। आप इनको 25 से 20 मिनट की वीडियो होती है। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके डेली बेसिस पे आपने जो 2-3 घंटा जीएस पढ़ी हुई है ना, तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको देखिए अच्छे से और बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और आपको इस क्वेश्चन को देख के कंफर्ट फील भी हो रहा होगा कि हाँ, मैंने जीएस पढ़ा हुआ है तो मेरे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। अगर नहीं सही हो रहे हैं तो आप फिर से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे चीजों को जहां से आपके क्वेश्चन कट रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे देखिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे। ठीक है, अमोघ वर्ष किस वर्ष से संबंधित था? परमार वंश, राष्ट्रकूट, चालुक्य या फिर पल्लव राजवंश? ठीक है, तो इनका जो संबंध था वो था आपका राष्ट्रकूट संबंध। ठीक है, वंश से। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? नंदवंश, सातवाहन वंश, पाल वंश या फिर मौर्य वंश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंट में ऐसे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो देखिए, भारत में अगर बात करेंगे तो राजनीतिक एकता की अगर बात करेगा तो इसके लिए होगा आपका मौर्य वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघ वर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर? तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो वो है आपका जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, क्लियर आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती, ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती या फिर बख्तियार काकी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो वो है आपका शेख सलीम चिश्ती। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है तरफ से। ठीक है, तो देखिए जहां पे मुझे एक्सप्लेन करना होगा वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा फिर लंबी वीडियो हो जाती है, ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करके। चलिए, अब देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कुछ टॉपिक भी मैं करवाऊंगा। जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने ऋग्वेद के बारे में करवाया था, तो आज हम पढ़ लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। देखिए, 4 वेदों में से यजुर्वेद है आपका दूसरा। ठीक है, इसमें इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अध्वर्यु करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अध्वर्यु किसको कहा जाता है? तो ये क्या करता है, ऋचाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। कहां पे मिलता है? इसमें भी यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यज्ञों के नियम और विधि विधानों का कौन से यहाँ पे वेद में दिया हुआ है? तो यजुर्वेद में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे याद रखो, यज्ञ होता है ना, य हो गया आपका। देखिए, यज्ञ यजुर्वेद, यज्ञ यजुर्वेद, य से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख मिलता है। अब देखिए क्या करेंगे, कर्म कांड कर रहे हैं, विधि विधान कर रहे हैं, तो बलिदान भी उसी का एक पार्ट है। तो बलिदान भी कहाँ पे लिखा हुआ है? यजुर्वेद में लिखा हुआ है। इसका अगला है आपका, यह गद्य और पद दोनों में है। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा हो? तो ये आपका यजुर्वेद है। क्लियर आप लोग को। अगला आता है आपका सामवेद। सामवेद के बारे में देखिए, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रातु। अब देखिए, यहाँ पे यजुर्वेद में जो पढ़ रहा था ऋचाओं को, उसको कहते थे अधर्व्यो, और यहाँ पे देखिए सामवेद में इसको कहते हैं उद्रात्र। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं कह सकते, बट इसको याद रखना, ऑप्शन में दोनों जैसे ऑप्शन जो आएंगे ना, ये भी दे देगा और ये भी। अब बोलेगा इसमें से सामवेद में, या फिर बोल देगा इसमें यजुर्वेद में किसको पढ़ने वाले को, ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला है, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद। ठीक है, क्लियर है। अगला आता है आपका अथर्ववेद। अब देखिए अथर्ववेद के बारे में, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, औषधि से याद रखो, औषधि जैसे यज्ञ में हमने यज्ञ रखा था, यजुर्वेद में यज्ञ का नाम दिखा यहाँ पे, इसी क्रम में अथर्ववेद में देखिए औषधि से रिलेटेड उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें सभा एवं समिति। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो कहा गया था उसमें कि कौन से वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया था अथर्ववेद में। ठीक है, अगला है, यहाँ पे देखिए कुछ नोट लिखा हुआ है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे अगर पुराना पूछेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नया पूछेगा तो ये आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसमें? यजुर्वेद और सामवेद में। अब देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, ये हो गया आपको का अथर्ववेद। ठीक है, वेदांग की संख्या कितनी है? 6 दी है।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कितने पुराण है? टोटल आपके 18 पुराण है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है यहाँ पे? आपकी 108 है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए इससे पहले हम यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन। सूचियों का मिलान करना है यहाँ पे। देखिए पहला क्या बोला गया है? कुछ राजवंश दिए हुए हैं और उनके राज्य क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? ये आपका 5वां है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश, इनका संबंध किससे है? ठीक है, तो पहली बात तो देखना, इनका जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गुजरात और राजस्थान से, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, और फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट कहां पे थे? ये पश्चिमी दक्कन में। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। पाल, जो राजवंश था, पाल राजवंश, वो कौन से क्षेत्र में था? ठीक है, तो ये था आपका बंगाल में, ये आपका सेकंड होगा। और चोल, चोल कहां थे? ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो चोलों की शक्तिशाली नौसेना थी, आपको पता ही है, तो वो कहां पे होगी? तमिलनाडु के आसपास, या समुंदर है तो वहां पे होगी। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो 3124, तो 3124 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को ओलियों का स्वरूप माना है? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह बलीउल्लाह, या फिर मीर ख्वाजा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 था। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। फुतुअस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? जिया नक्शबी, अब्दुल मलिक इस्लामी, हसन निजामी, या फिर मिनहाज सिराज। तो ये कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थे आपके अब्दुल मलिक इस्लामी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है। उदयगिरी गुफालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? ठीक है, जो उदयगिरी गुफालेख है इसमें गुप्त शासकों के रिलेटेड चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें वो कौन शासक के विजयों का उल्लेख, तो गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसके विजयों का उल्लेख यहाँ पे उदयगिरी गुफालेख में किया हुआ है? ठीक है, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो किसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दिया हुआ है। इसके विजयों का उल्लेख यहाँ पे है। ठीक है, किसमें? उदयगिरी गुफालेख में। अगला है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है आज का। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, या फिर SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की यहाँ पे अगर जो बात कर रहे हैं तो वो कौन सा था? SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। देखिए पहला दिया हुआ है 1930 में की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। अब्दुल गफार खान, अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, या फिर मुजफ्फर अहमद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1930 में अब्दुल गफार खान की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन किया था और गुस्सा व्यक्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसको आप कुछ ही रेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो बताऊंगा नहीं, आप लोग कर रहे हैं तो कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें याद आ रही तो उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में इसमें। चलिए आगे देखते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? कपास बागान के मालिकों को, राजनीतिक कैदियों को, कपास में श्रमिकों को, या फिर किसानों को? देखिए 1916 में जो गांधी जी, 1915 में गांधी जी कहाँ अफ्रीका से आते हैं? ठीक है, 9 जनवरी को, इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो साथ ही देखिए 1916 में क्या हुआ, गांधी जी क्या करते हैं? चंपारण की यात्रा करते हैं। आपको पता था इंडिगो कल्टीवेशन के वगैरह, वहां पे 3 कटिया लगान जो लगा दिया था अंग्रेजों के द्वारा नीली खेती करने पर। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा था कि 3/2 जो पार्ट है वहां पे आपको क्या करना है? यहाँ पे नील की खेती करनी है, क्योंकि अच्छी खासी वहां से उनकी, यहाँ से क्या होती थी? मुनाफा होता था उनको। ठीक है, तो इसी क्रम में अगर हम देखते हैं तो ये जो था गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था आपका। ठीक है, तो किसानों को क्या करने के लिए? यहाँ पे प्रेरित करने के लिए। ठीक है, चलो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारण प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, कह रहा है। पहली बात, शिक्षा की नई प्रणाली, विधा पुनर्विवाह अधिनियम, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, या फिर भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। तो इसमें से 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा कह रहा है, कौन सा कारण इसमें इनमें से यहाँ पे नहीं था, कह रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिक्षा की नई प्रणाली ये था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी था, और अफगानिस्तान में भारतीयों की सिपाहियों का भी था। बट भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह जो है, ठीक है, तो रोक लगाने का कारण यहाँ पे इसमें नहीं था, विद्रोह कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? पहला है देश शासन का उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना, या फिर सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। ठीक है, तो इसमें तो इसमें से कह रहा है कौन सा साइमन कमीशन क्या यहाँ पे सिफारिश में शामिल नहीं था, कह रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं था इसमें से? तो देखिए
ये तीन तो थे ऊपर के, बट सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना ये इसमें नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो किसने कहा था ये? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है गांधी जी के अनुसार, हम गांधी जी के अनुसार कह रहे हैं, पहला दिया हुआ है साध्य और साधन के बीच कोई संबंध नहीं है, साध्य साधन को नियोजित ठहराता है, साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि राइट है यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए गांधी जी के द्वारा अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है, ये बोला गया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये आपके लिए प्रैक्टिस है, तो ये नहीं है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलने ज्यादा, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कभी पॉलिटी ज्यादा होगी, कभी इकोनॉमी ज्यादा होगी, कभी हिस्ट्री ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी तक जो हमने हिस्ट्री क्वेश्चन किए थे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपको 25 क्वेश्चन आयोग 25 जीएस के पूछना तो आपको 25 ही कराऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रैक्टिस करनी है, आप 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 40 भी, 50 भी। ठीक है, इससे पहले मैंने 40 कराए हैं, आज मैं 35 ही कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वीपों का यह समूह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। ठीक है, अब देखिए लक्षद्वीप कहां पर है, ये आपका भारत का इस टाइप से मैप है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया है, यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया है, यहाँ पर नीचे मालदीव हो गया है। ठीक है, तो द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, पहला स्टेटमेंट तो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला आपका क्या बिल्कुल सही है, द्वीपों ये मूंगों से बना हुआ है। ठीक है, अगला है पहले इन्हें लेकाडीव, मिनिकॉय और अमीनदीव के नाम से जाना जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट, अब देखिए मैं हमेशा कहा ज्योग्राफी को जब पढ़ोगे ना तो स्टेटमेंट यहीं पे बिल्कुल सही हो जाए। क्यों गलत किया मैंने इसको? क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था, ईस्टर्न साइड में देखिए, जैसे यहाँ पे आपका हो गया, ऊपर कलकत्ता हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया। ठीक है, फिर उड़ीसा से आप नीचे आते तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, और नीचे आपका क्या होगा, तमिलनाडु हो गया। तो देखिए ये जो तट होता है ना पूर्वी वाला, ये आपका कोरोमंडल तट है, और वेस्टर्न घाट वाला जो है आपका ये वाला, ये ऊपर कोंकण तट कहते हैं, नीचे आपका ये पूरा मालाबार तट है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट, वो ठीक है कोरोमंडल तट तमिलनाडु, पर मैंने क्या कहा लक्षद्वीप मैंने यहाँ बताया था ना, और किसकी बात चल, लक्षद्वीप की चल रही है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करिए, ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपने ऊपर पढ़ा ठीक है लक्षद्वीप के बारे में, बट जैसे आप नीचे को जाते हैं ना, आप कहते हैं तमिलनाडु, कोरोमंडल तमिलनाडु के पास है, तो आप इसको सही मार देते हैं, और आपका ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, तीसरा भी सही होता। बट ये बोला गया है लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप यहाँ पे है मालाबार के आसपास। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस देखिए, जो गलती आप एग्जाम में करेंगे ना, मैं आपको वो गलती यहीं पे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे ना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके दिमाग कहीं ना कहीं आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो आपके लिए ना रामबाण है, इनको अच्छे से देखिए। ठीक है, और साथ में वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, अगर देखिए अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो ये 9वां पार्ट है, इसके बाद में एक पार्ट और ले आऊंगा। ठीक है, 10 पार्ट, 10 के बाद में वीडियो भी कंटिन्यू नहीं करूंगा इसको। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, देखिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें चलाई जा रही है। ठीक है, तो उसमें एक लाइक मिलता है तो उससे हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी दोनों बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाली खाड़ी को पृथक करता है, पुलकित झील से, चिल्का झील से, कोलेरो झील से या फिर बेम्बनाड झील से? तो इसमें से कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाली खाड़ी को पृथक किसे करता है? ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये करता है आपका पुलकित झील से। ठीक है ना? तो पुलकित झील कहां पे है, ये आपके जैसे मैप बनाएंगे तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इसके बॉर्डर पे यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपकी पुलकित लेक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, चेन्नई से ऊपर है। ठीक है, वीती लेऊ एवं बानुआ लेऊ द्वीप है कनाडा के, मॉरिशस के, न्यू गिनी, पप्पू न्यू गिनी के या फिर फिजी के? ठीक है, तो ये कौन से हैं, तो ये है आपके फिजी के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से जुड़ती है? अब पूर्वोत्तर राज्य की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, तो 7, 4, 5 या फिर 6, तो कितने से लगती है, तो ये लगती है 5 देशों से। अब 5 देश कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेना। पहली बात आपका हो जाएगा चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। कितने हो गए आपके, ये आपके 4 हो गए। और एक कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका नेपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो गया, आपका म्यांमार से लगता है, ठीक है, तो और दूसरा आपका चाइना से लगता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो आपके 5 जाएंगे यहाँ पे, चाइना या तिब्बत बोल लो। उसके बाद भूटान हो गया आपका, क्योंकि भूटान से अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है। म्यांमार, तो म्यांमार से तो आपको पता ही है यहाँ पे आपका जो मिजोरम है, मणिपुर है, ये सब लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश तो ऑलरेडी सबसे लगा है, त्रिपुरा से भी लगा हुआ है, मेघालय से भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, इसको ध्यान देना। और नेपाल तो आपको पता ही है, ठीक है, सिक्किम वगैरह से लगता है यहाँ पे। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतरराष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है। पहला दिया है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित के संबंधित विषयों की जांच करना, विचार विमर्श करना, उपयुक्त विषयों विशेषकर उसमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर उपयोग की सिफारिश करना, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा यहाँ पे राइट होगा? तो उपयुक्त सभी यहाँ पे कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? तो किसको होता है? ये होता है संसद को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग्य करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये कथन किसका था? आर के नारायणन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर के लक्ष्मण या फिर खुशवंत सिंह? तो किसका था? तो ये था आपका आर के लक्ष्मण का, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को या फिर धार्मिक, भाषाई और जनजातीय अल्पसंख्यकों को? तो भारतीय जो संविधान है ना, वो किस किस को यहाँ पे मान्यता देता है, ये कह रहा है। तो ये देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं इनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? पहली बात, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद का सदस्य। अब देखिए इलेक्शन अभी है तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये पहला, जैसे इसमें बोला गया कि कौन सा यहाँ पे नहीं चुना जाता, कह रहा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष दो टाइप से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो देखिए ग्राम प्रधान तो हम लोग प्रत्यक्ष चुनते हैं, वोटिंग होती है। ग्राम पंचायत समिति का सदस्य ये भी, जिला परिषद सदस्य ये भी, बट जो जिला परिषद अध्यक्ष होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे नहीं चुनते। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? अनुच्छेद 275 में, अनुच्छेद 282 में, अनुच्छेद 293 में या फिर अनुच्छेद 294 में? तो इसका कौन सा होगा आपका राइट? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275 में। तो क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 जो आर्टिकल है ना, यहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजनाओं में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नामी मरुस्थल कहाँ है? यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर एशिया में? तो नामी ग्लेशियर, सॉरी, जो आपका मरुस्थल है वो कहाँ पर है? तो ये आपका अफ्रीका में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे थार कहाँ पे है? भारत और राजस्थान, इंडिया, भारत और कहाँ पे? पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस टाइप से पूछ लेता कभी कभी। गोबी मरुस्थल पूछेगा कहाँ पे है गोबी मरुस्थल? ये है आपका मंगोलिया में, ठीक है, चाइना मंगोलिया में ऐसे पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? ठीक है, राजस्थान में पुष्कर जगह है, वहां पे पुष्कर मेला लगता है, ठीक है, काफी फेमस मेला है। तो एक बार लगता है, दो बार लगता है साल में, 3 बार लगता है या फिर 4 बार लगता है, ठीक है। तो ये कितनी बार लगता है? ये लगता है एक बार। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? देखिए हमारे टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 हैं, ठीक है। इनको कंप्लीट करने का टारगेट कब है? 2030 तक है, ठीक है। और रिसेंट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैचिंग फॉलोइंग में पूछ रहा है, यहाँ पे सिंगल लाइन में पूछ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य और जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12, 13, 17 या फिर 10? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लेना, 12 के जितने 17 के 17 है, देखिए 16 पढ़ने, 17 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 16 तो एक बार देखे ना, क्योंकि यूके ट्रिपल एस ने अभी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं रिसेंट एग्जाम में, ठीक है। अगला है, कर्तन एवं दहन, स्लैश एंड बर्न। अब देखिए यहाँ पे बहुतों को पता नहीं हुआ, स्लैश एंड बर्न, ठीक है, ये लिखा हुआ है हिंदी भी, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेवर के रूप में जाना जाता है? अब देखिए स्लैश एंड बर्न जो होता है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पढ़ा होगा ना, स्थानांतरित कृषि जो करते हैं,
तो इसमें नाम पूछ लिया कि बेबर कहाँ पे बोलते हैं। आप पूर्वोत्तर राज्य में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे क्या बोलते हैं, सिलेक्शन वन बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। अब बेबर कहाँ पे बोलते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या फिर झारखंड में। ठीक है, तो ये कहां पे बोली जाती है, बोली जाती है मध्य प्रदेश में, इसको बेवर कहते हैं। ठीक है, अगला है कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है, संतरा, आम, जोजोवा या फिर सरसों। तो पीला सोना, पीला यहाँ पे क्या होती है, सिंपल, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, सरसों पीली होती है, तो बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कह रहा है इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, लघुउद्योगों को, नियोजित वितरण को, आम आदमी के कल्याण को, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। ठीक है, जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, कॉम्पिटिटिव होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देती है मुक्त उद्यम की ओर प्रतिस्पर्धा को देती है। ठीक है, अगला है कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो प्रबंधक और के बीच अंतर जानता है, हुंडी, विनिमय पत्र, तरल परिसंपत्तियों या फिर बॉन्ड के बीच में। तो अच्छा बैंकर किसको कहेंगे, जो क्या करेगा, बंधक और दूसरा आपका जो क्या होता है विनिमय पत्र होता है, उसके बीच में अंतर को जानना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, विसरण के द्वारा, दहन, किण्वन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो ये पहुंचता है विसरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, ऑर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो ये कौन सी होती है, तो ऑर्गन पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। तो कैसे लगे क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आज नंबर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आगे वो डिसऑर्डर हो गया था। ठीक है, वो आया नहीं पीडीएफ में। तो कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ में वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो ऐसे आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, अच्छे से इनको देखिए और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।